दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जो है बेहद दिलचस्प है और बहुत कम वक्त अब बचा है। यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपेनिंग चल रही है और ख़ास बात इस बार हम बता दें कि 2008 के बाद पहली दफ़ा ऐसा होगा जबकि प्रेसिडेंट जो पोस्ट है उसके लिए दो महिला कैंडिडेट खासतौर से आमने सामने लड़ती हुई नजर आएंगी। अब देखना होगा कि 17 साल के बाद क्या कमान जो है प्रेसिडेंट की वो किसी महिला के हाथ में आती है। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए एनएसयूआई की कैंडिडेट खुद मौजूद है, जॉसलीन नंदिता चौधरी। उनसे बात करते हैं। जॉसलीन, पहले तो बताइए कैंपेनिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है कैंपेनिंग। बहुत स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब इलेक्शंस होते हैं तो एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। अच्छा, आप बात से भी पता चल रहा है आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं। वहीं दूसरी कैंडिडेट हमारी अंजलि से भी बात हुई जो कि आयसा एसएफआई का जो गठबंधन है उसकी तरफ से मैदान में है, वो बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये राजस्थान और बिहार की जो बेटियां मैदान में उतरी हैं, कितनी आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? मैं बहुत हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस आ रहा है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हम जानते हैं देश के हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। राजस्थान से, पूर्वांचल से, हरियाणा से, हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो आज महिलाएं आगे आ रही है और वो भी दूर क्षेत्र से आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, पार्टी की तरफ से आ रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अच्छा जॉसलिन, क्या वजह है कि 17 साल का एक लंबा वक्त लग गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रेसिडेंट कोई फीमेल कैंडिडेट चुनकर आए? क्यों इतना वक्त लगा? जैसे टिकट तो हर साल दी जाती है, महिलाएं आगे आती है, लेकिन प्रेसिडेंट की सीट पर अभी तक कहीं ना कोई कमी रही है कि एक सपोर्ट नहीं मिल पाता। बहुत बार पारिवारिक सपोर्ट रह जाता है, बहुत बार रिसोर्सेज की कमी रह जाती है, और बहुत बार कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने में कमी रह जाती है, जुड़ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सारे दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही साथ दिया है कि महिलाओं को आगे किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लड़कियां आगे आ रही है राजनीति में। अच्छा, हम ये देखा कि आप लोगों का जो मैनिफेस्टो आया है, 2 मैनिफेस्टो है और उसमें जो फीमेल्स हैं, छात्राएं हैं, उनको फोकस में रखते हुए भी एक आपने मैनिफेस्टो लेके आए हैं। क्या चीज़ों पे उसमें आपने तवज्जो दी है? जैसे 2 मैनिफेस्टो इस बार पार्टी ने रिलीज़ किए। जैसे हमने सर्वे किया था, जो विमेन स्टूडेंट्स है दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी कंपैरेटिवली ज़्यादा है मेल स्टूडेंट्स के कंपेयर में, तो स्पेशल विमेन मैनिफेस्टो रिलीज़ करा है। उसमें खासकर विमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर बात करी गई है। और जैसे हर जगह सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, महिला गार्ड हैं वो ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए, और उसके अलावा पिंक बूथ और एक सिक्योरिटी कार जो होती है वो वुमेन के लिए होनी चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा जिन पर हम फाइट कर रहे हैं, 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए पर सेमेस्टर। जो महिलाएं पीसीओएस, पीसीओडी जैसी बहुत सारी चीज़ों से ग्रस्त होती है, उनके लिए खासकर हम ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक बेसिक ह्यूमन राइट है, महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड है। उसके बाद में हॉस्टल्स की डिमांड कर रहे हैं। दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे मैं खुद दूर से आती हूँ, राजस्थान से आती हूँ, तो एक हॉस्टल बेसिक सुविधा है वो होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा मेन पर्पस जो यहाँ आने का है वो पढ़ाई है, तो डिजिटल लाइब्रेरीज होनी चाहिए, जो सारे रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए, उस पे एनएसयूआई काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए जैसे पिछली बार की अगर हम बात करें तो स्कोर जो है 2-2 रहा था, 2 पर एबीवीपी, 2 पर एनएसयूआई। इस बार आप लोगों का क्या अंदाज़ा है? जाहिर सी बात है आप 4-0 कहेंगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप भी जान रही हैं, समझ रही हैं, क्या कहेंगी एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। जो जैसे आपने कहा ज़मीनी हकीकत, तो उसी को लेके मैं ये कहूँगी कि जो एनएसयूआई है ना, इस बार सच में ज़मीनी स्तर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछली बार एनएसयूआई आई और एनएसयूआई ने ज़मीनी स्तर पर काम किया। जो स्टूडेंट कनेक्टिविटी है ना, वो सबसे ज़्यादा हुई है। जैसे मैं अभी खुद आई हूँ एनएसयूआई से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो मैं कनेक्टिविटी देखती हूँ स्टूडेंट्स की। जो पिछली बार रहे हैं 2 लीडर, उनसे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, और एनएसयूआई से जेन्युइनली जो स्टूडेंट, बेसिक स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, वो जेन्युइनली कनेक्टेड है। अच्छा, ये जानते हैं हम कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो खुद छात्र राजनीति से निकल के उस पद पर पहुंची हैं। आप भी एक युवा छात्र नेता हैं। आपको लगता है कि एबीवीपी क्योंकि छात्र इकाई है ना बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है उनको, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट दिल्ली की राजनीति, क्योंकि हम देख रहे हैं एक रेखा जी संभाल ही रही हैं। किस तरह से आप देख रही हैं उसको? सारी चीज़ें हटाकर मैं इस तरीके से देखती हूँ कि महिलाओं की जो भूमिका है हर कार्य क्षेत्र में, उनका बहुत योगदान है। और अब मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल या राजनीति में उनका जो योगदान आने लगा है और बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी है, तो मैं इसको अप्रिशिएट ही करती हूँ कि कहीं से भी आए महिलाएं आगे बढ़े। कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी पार्टी को लेके नहीं कहूँगी, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़े। और एनएसयूआई तो खासकर ज़मीनी स्तर पर, जैसे आप
अभी स्पेशल वुमेन मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है प्राइम एग्जांपल आप मेरी यहाँ प्रेजेंस ले लीजिए आज, कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उतारी, एक वुमेन को मौका दिया है, तो ये कहीं ना कहीं विमेन कैंडिडेट आप बात कर रहे हैं, लेकिन एसएफआई और जो है आयसा संगठन, उन्होंने 4 में से 2 पद महिलाओं को दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएसयूआई ने दिया है ना। एबीवीपी में भी दीपिका झा को उतारा गया है, दूसरी चाहे पोस्ट के लिए उतारा गया है, सभी उतार रहे हैं कि अच्छी इसे पहल भी कह सकते हैं। हालांकि राजनीति में, छात्र राजनीति में महिलाएं पहले से रही हैं, आप ही की पार्टी से कई निकली हैं, रागिनी नायक है, नीतू रह चुकी हैं और भी कई, अलका लांबा रह चुकी है। बहरहाल आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं जॉसलीन, कि अब अगर आप ये चुनाव जीत जाती हैं प्रेसिडेंट, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी जीतने के बाद? जो पहली प्रायोरिटी रहेगी मेरी ये रहेगी कि जो स्टूडेंट्स है वो बहुत बार गैप आ जाता है, अपने प्रेसिडेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट से कनेक्ट करें और कनेक्ट करके सारी समस्याएं बताएं, ताकि मैं डायरेक्टली उनको सॉर्ट आउट कर सकूँ। उसके अलावा अगर बात की उस कनेक्टिविटी को आप कैसे इंश्योर करेंगी? एक प्रेसिडेंट सेल करके एक हमने नई चीज़ निकाली है, उसमें ये रहेगा कि स्टूडेंट डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट से कनेक्ट करेगा। अच्छा। हाँ जी। और बताइए, और आप बताइए कि अगर आप जीतती हैं तो अगले कह सकते हैं कि 2 महीने का कह लीजिए या 100 दिन का एजेंडा क्या रहेगा? मेरा 100 दिन का एजेंडा ये रहेगा कि पहली बात तो जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सारे कैंपस में स्टूडेंट्स हैं, तो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब सेफ़ रहेंगे तो सारी चीज़ें हो पाएगी, पढ़ाई हो पाएगी। तो सेफ्टी मेरा सबसे मेजर कंसर्न रहेगी कि विमेन गार्ड हो सबसे ज़्यादा, और जो मेल गार्ड भी हो, ताकि स्टूडेंट सारे सेफ़ रहे। सब लोग अपने घर से आते हैं, और जैसे अभी आप यहाँ देख चुके हैं, एक ये बूथ ऑलरेडी लगा है यहाँ पे, वैसे ही और बूथ लग जाए यहाँ पे, और जो आउटसाइडर्स की एंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोकी जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए जॉसलीन, हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से मोहब्बत की दुकान की बात हुई थी, और आप लोगों का जो ये मैनिफेस्टो आया है उसमें मोहब्बत की दुकान का जिक्र है और नफ़रत की विचारधारा को दूर रखने की बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां अलग अलग जाति, धर्म और राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। आपको लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी इस कैंपेनिंग का मतलब है मोहब्बत की दुकान? यहाँ तो सब मिलजुल के हर कम्युनिटी के लोग दिखते ही हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं एक भारत, मिनी भारत कह लीजिए आपको, जहाँ हर जगह से लोग आ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक जुड़ाव, जब एक पहल शुरू की जाती है जैसे मोहब्बत की दुकान, तो और स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं और कनेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक पहल ज़रूर रहनी चाहिए हर जगह। यहाँ कहीं नफरत दिखती है जो मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत यहाँ महसूस हो रही है? एक कनेक्टिविटी रहती है स्टूडेंट्स की, आपस में रहती है, एक पहल करी जाती है। जब एक राह दिखाई जाती है तो एक राह पर चलने में आसानी रहती है। चलिए जॉसलीन, यहाँ आखिरी आपसे सवाल, आप बाकी जो आप अन्य दल के जो कैंडिडेट जो हैं आपके मुकाबले में खड़े हैं, किस तरह का मुकाबला देख पा रही हैं? मैं देख रही हूँ कि जो, जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ का चुनाव होता है वो देश का सबसे बड़ा त्यौहार सा होता है। तो जो कंपटीशन है वो बहुत बड़े लेवल का है, बहुत ही दमदार चुनाव है, और दमदारी से सभी लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। तो मैं इसको एक बाहुबली चुनाव की तरह देखती हूँ, और स्ट्रांगली दुगुनी मेहनत के साथ हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, इस बार जो कैंपेनिंग है उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि यहाँ पर आप हैंड रिटन जो है पैम्पलेट्स वो ही आप लगा सकते हैं, हाँ, प्रिंटेड नहीं लगा सकते। तो कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है? खासतौर से सोशल मीडिया पर भी आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जितने भी सारे हम लोग पैम्पलेट्स बांट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो सारे हैंड रिटन है। तो कहीं ना कहीं बहुत पीसफुल माहौल है, और कैंपस क्लीन भी बहुत है इसी वजह से। जैसे हर साल हम देखते हैं कि कैंपस में बहुत ज़्यादा पेपर वेस्टेज हो जाती है, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट ही करती हूँ। बहुत पीसफुल है, और प्लस जैसे आपने कहा कि इससे कैंपेन में क्या फ़र्क पड़ता है, तो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स जो कनेक्ट कर रहे थे हमारे साथ, अब हमारा मेन ये रहता है कि हम लोग साथ में बैठते हैं, हैंड रिटन चीज़ें लिखते हैं, एक कनेक्टिविटी बनती है, एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ा होता है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग कैसे चल रही है उसके बारे में बता दें। जैसे बहुत बड़ा सोशल मीडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमने पड़ोसी मुल्क में देखा किस तरह से जेनजी जो है सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी एक्टिव रही, और अब छात्र राजनीति में छात्र चुनाव हो रहे हैं डूसू के, तो उसमें उसका आप कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। खासकर एक अवेयरनेस जो स्प्रेड बड़े लेवल पे करनी होती है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही की जा सकती है। आजकल कहीं ना कहीं लोग
आप कह लीजिए कि न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हो या टीवी कम देख रहे हो, लेकिन सबके हाथ में फ़ोन होता है, सोशल मीडिया होता है, इंस्टाग्राम होता है। तो जो एक अवेयरनेस, जैसे आज अगर मैंने कोई कैंपेन चलाया है तो कोई ना कोई अवेयरनेस मैसेज अगर मैं देना चाहती हूँ, इतना बड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय है तो वो देने में बहुत आसानी होती है, और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका और साथ देता है हमारा। जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे जल्दी हो जाता है। तो अब आप एक बार मैसेज कन्वे कर दीजिए अपनी तरफ से छात्रों को जो कहना चाहती हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त बता है और 18 तारीख को तो है ही चुनाव, 19 को नतीजे होंगे, 19 को उम्मीद करेंगे दोबारा आपसे मिलेंगे ज़रूर और आपकी बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल आप क्या मैसेज देंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ सभी छात्र छात्राओं से कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार है। तो आप लोग सब बढ़ चढ़कर भाग लें, और सारे जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने हर पद के लिए, उन सबको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और उसी को वोट दें जो आपको लगता है डिज़र्व करते हैं। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैम जो अभी पहली बार वोट दे रहे होंगे, तो आप लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर या मास्टर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मौका ना गंवाएं। ये सबसे बड़ा त्यौहार है मैम, मैं तो यही कहूँगी। चलिए, जॉसलीन ने अपनी तरफ से यहाँ पर छात्रों से एक तरह से अपील कर दी है कि वो जिस भी ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के, लेकिन वो आएँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा करें। पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब आप आते हैं और वोट देते हैं और अपनी पसंद से अपने कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। तो फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट कैंपस से मैं जया कौशिक, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त।